हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। मेडाइवल हिस्ट्री का कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री का कर लिया है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और ज्योग्राफी का भी बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, वो करवाए जा चुके हैं। ठीक है। और ये हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं किसका, तो विभिन्न PCS एग्ज़ाम एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है। जनरल में जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और BPSC की तरफ जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है एवं अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो बहमनियों से गोवा किसने छीना था, तो हरिहर द्वितीय ने छीना था। बी आंसर हो जाएगा। बहमनियों से गोवा छीना था किसने, तो हरिहर द्वितीय ने। बी आंसर होगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। ठीक है। श्रीलंका के राजा से भी राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। ठीक है। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। ठीक है। हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। ठीक है। डिटेल्स थोड़ा ध्यान देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है। ठीक है। तो कौन सा कथन सही है वो देखना है। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। ठीक है। क्या है, नरसिंह सालूब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। तो ये सही है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू वंश को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। ठीक है। तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। ठीक है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ये भी सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, तो ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों सही है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालूब ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1486 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। ठीक है। उसने 6 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र इमाड़ी नरसिंह सालू वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलुब वंश की नींव डाली। ठीक है। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय 1509 से 29 ईस्वी तक सिंहासनासीन हुआ। ठीक है। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देव राय हुआ। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देव राय हुआ।
जिसने 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक शासन किया, अतः उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है, डिटेल्स को थोड़ा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा से लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा से लड़ा था? तो किससे? कुली कुतुब शाह से लड़ा था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा से के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह से लड़ा था, ये आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ ही युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज से 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि थे, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को कहा जाता है, ए आंसर होगा। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय से संबंधित। ठीक है, 8 तेलुगु कवि जो थे वो कृष्णदेव राय से संबंधित थे, बी आंसर होगा। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय से संबंधित थे। काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु का। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु का स्वर्ण युग था, डी आंसर होगा। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? तो प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके? कृष्णदेव राय के काल में निर्मित हुआ था। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? तो कृष्णदेव राय के शासन काल में निर्मित हुआ था, ये आंसर हो जाएगा। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासन काल में निर्मित हुआ था, ध्यान रखेंगे। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, कब आया था? तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था अब्दुल रज्जाक विजयनगर में। ठीक है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था कब? तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था, बी आंसर होगा। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में 1422 से 46 के शासन काल में विजयनगर आया था। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासन काल में जो संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय था, उसी के शासन काल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा राजदूत किसके शासन काल में आया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है कौन कौन? तो नन्नय और टिक्कन। नन्नय और टिक्कन जो है ये महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। 3 और 4 आंसर हो जाएगा, 3 और 4, तो सी आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर होगा 3 और 4। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य
11वीं शताब्दी में नन्नय ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में एरन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। ठीक है, तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था कहाँ? तो विजयनगर राजाओं। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। ठीक है, विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था सायन को। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार थे सायन, उनको विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो कब थे? तो विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए? ठीक है, तो किसके? तो कृष्णदेव राय के। निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो कृष्णदेव राय के। बी आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से था। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी तक चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। ठीक है, तो इसमें से कौन था? कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। डी आंसर होगा। ठीक है, ये काफी प्रसिद्ध युद्ध था, ध्यान रखेंगे इसको। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। बहमनी राज्यों की जो संयुक्त सेनाएं थी वो ये विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, बार बार रिपीट होते हैं। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। ठीक है, इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय 1542 से 1572 ईस्वी था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया था। ठीक है, तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को ठीक से। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो किनके बीच लड़ा गया था? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। ठीक है, एक तरफ तो विजयनगर था, दूसरे तरफ जो बहमनी का संयुक्त सेना था उसमें ये बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना थी। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किनके बीच? तो विजयनगर और एक तरफ था बीजापुर,
अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। सी आंसर होगा। तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? तो सन 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध, इसी को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। 1565 ईस्वी में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो था वेंकट द्वितीय। क्वेश्चन देखते हैं। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था शासक। डी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अराविडु वंश 1570 से 1650 ईस्वी की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। ठीक है, अराविडु वंश अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा बोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, राजा बोडियार ने जो मैसूर राज्य की स्थापना की थी उस समय ये वेंकट द्वितीय था। ठीक है, इसका समकालीन था बोडियार का, राजा बोडियार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी। विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? तो हम्पी करते हैं। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने भेजा था। बी आंसर हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने भेजा था चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत। बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा ली थी। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश हुए, संगम, सोलोब, तुलोब एवं अराविडु वंश। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम 1356 से 77 ईस्वी ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था बुक्का प्रथम ने। ठीक है, संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम जो था 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये क्रम भी पूछा जाता है वंश का। संगम वंश, उसके बाद आया सोलोब वंश, संगम, सालोब, तुलोब, उसके बाद अराविडु। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो वो है हम्पी में अवस्थित है। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है। सी आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत एवं प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं। इतिहासकार वर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। ठीक है, इतिहासकार बर्नी जो था दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना इस्लामी शासन? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, अधिकतर जो आबादी था इस्लाम का अनुसरण नहीं करता था, इसलिए इस्लामी शासन नहीं माना था बर्नी ने।
ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना था। नहीं माना क्यों नहीं माना? तो अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि सल्तनत में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क थे। ठीक है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सही रूप से सुमेलित है? तो दीवान ए बंदगान कौन चलाया था? दीवान ए बंदगान किससे संबंधित है? तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक से। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा, बाकी सुमेलित नहीं है। ए आंसर है सही सुमेलित। देखिए एक्सप्लेनेशन और अच्छे से बाकी भी पता चल जाएगा। दीवान ए बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया। यह विभाग दासों की देख रेख करता था। ठीक है, दीवान ए बंदगान जो कि फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। फिरोज के शासन काल में दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अफीफ के लेखा अनुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक नए विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए, ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज व्यवस्था स्थापित की थी। और देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना की थी और दीवाने अर्ज सैनिक विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। ध्यान रखेंगे कि दीवाने अर्ज विभाग जो सैनिक विभाग था बलबन ने स्थापना की थी और दीवाने अमीर कोही या दीवाने कोही किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये सब डिटेल्स पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे और करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवाने रियासत बलबन ने नहीं, दीवाने रियासत बलबन ने नहीं शुरू की थी। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज ये तो पता ही है आपको, अलाउद्दीन खिलजी अभी आपने देखा है। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी आपको पता है। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये भी पता है। दीवाने रियासत ये बलबन ने नहीं। डी आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो डी आंसर होगा। दीवाने रियासत किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण विभाग था दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी का। और बाकी तो आपको पता है, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी राजस्व विभाग था। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, कृषि विभाग था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक का था जो कि दान विभाग था। और दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण विभाग था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दीवाने अर्ज क्या था? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित था, अभी आपने देखा था। और दीवाने रियासत क्या था? दीवाने रियासत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने रियासत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंसा क्या था? तो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। ठीक है, और दीवाने वजारत क्या था? तो वित्तीय मामलात से संबंधित था। दीवानी वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का
दूसरा और डी का तीसरा हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, याद हो जाएगा। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रियासत क्या था, तो धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित था। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो किसके शासन काल में? तुगलक काल में हुआ था विजारत का चरमोत्कर्ष। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो तुगलक के कार्यकाल में हुआ था विजारत का चरमोत्कर्ष। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसमें से भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर कौन कौन से हैं? तो खराज, उस्र और मुक्तई है। डी आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं। खुम्स क्या था? तो ये लूट वाला कर था ना। ठीक है, खराज, उस्र और मुक्तई, डी आंसर हो जाएगा। खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था। ठीक है, लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा। किस किस ने, जो लूट का माल था, किस किस ने 4/5 भाग अपने पास रखा? तो अलाउद्दीन पूछा जाता है, तो इसको डिटेल्स को ध्यान रखेंगे। 4/5 भाग खुद अपने पास किसने रखा? राजकोष में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। ठीक है, खुम्स तो जो था लूट था और बाकी भूमि कर था भूमि उत्पाद पर, खराज, उस्र और मुक्तई। तो डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, डिटेल्स को भी थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे क्योंकि उसके आसपास से ही क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर डिटेल्स को ध्यान से देखेंगे तो फिर सारा दिमाग में छपता चला जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करने में जब भी आप पेपर देंगे तो आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, ये आपको पता है। ठीक है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी इक्ता व्यवस्था। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिकों या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे, वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वे जो भूभाग दिया जाता था उसके मालिक नहीं होते थे, सिर्फ उसका लगान का उपभोग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, कौन था? तो चौधरी था। ये आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्व कर लगाया जाता था तो किस पर? सिंचाई कर, सिंचाई पर सर्व कर लगाया जाता था। हक के सर्व जो लगता था वो सिंचाई पर लगता था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं, फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी। खराज, जजिया, खुम्स, जकात। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेतों की उपज के
10% दर खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर सर्व भी लगाया। ठीक है, सिंचाई कर सर्व 10% लगाया था किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, 24 जो कष्टदायक कर थे फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया था। और 4 कर कौन कौन से लगाया था? खराज, जजिया, खुम्स और जकात। ठीक है, और इसी ने सिंचाई कर हक सर्व जो लगाया था, इसी ने लगाया था उपज का 10% के दर से, फिरोज शाह तुगलक ने। ये सब डिटेल्स थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हदीस एक क्या है? तो इस्लामिक कानून है। ये आंसर होगा। हदीस है एक इस्लामिक कानून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। तो फवाजिल का क्या अर्थ था? सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। ठीक है, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, वही फवाजिल का अर्थ है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द से आशय इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। ठीक है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। प्रमुख मुद्रा सल्तनत काल की कौन कौन सी है? तो वो है जीतल और टंका है। ठीक है, जीतल और टंका जो है सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राएं हैं। तो 2 और 4 हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्रा जीतल और टंका थी। एक्सप्लेनेशन देखिए, पता चलेगा। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राओं जीतल एवं टंका इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो किसने चलाया था? आप लोग को पता है चांदी का टंका किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। ठीक है, टंका नामक चांदी का सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया था। तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, चांदी का सिक्का टंका चलवाने वाला इल्तुतमिश था, मध्यकालीन शासक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो किन धातुओं के थे? तो चांदी और तांबा के थे। टंका भी चांदी का था, ससगनी भी चांदी का था और जीतल तांबे का था। ठीक है, ये टंका और ससगनी चांदी के और जीतल तांबा के थे। तो ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ठीक है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। ठीक है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 ईस्वी के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तमीस थे। यह 1242 से 58 तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से 42 तक खलीफा रहे थे। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, सेशन अगर पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।